हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सेल बायोलॉजी। सो लास्ट क्लास में हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तक कंप्लीट कर लिया था। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। सो आज से हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था 1950s के बाद ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो गया उसके बाद ही स्ट्रक्चर इसके बारे में पता चला। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), enabled the scientists to deduce the पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आरबीसी सेल्स के बारे में पढ़ा, केमिकल स्टडीज जो है सेल मेम्ब्रेन की इनेबल करा साइंटिस्ट ने कि वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आरबीसी जो ह्यूमन का आरबीसी है उसके बाद ही ठीक से डिटेल में साइंटिस्ट समझा पाए, ठीक है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्म हुई होती है, ठीक है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। तो मेजर लिपिड्स कौन से होते हैं इसमें? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और अरेंज्ड होते हैं बाइलेयर फॉर्म में। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स दी हुई हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, 2 लेयर के फॉर्म में अटैच होता है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। जो लिपिड्स होते हैं इसमें वो कैसे अरेंज होते हैं? पोलर हेड उनका बाहर की साइड होता है, ठीक है। पोलर है टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं लिपिड की वो होती हैं टुवर्ड्स द इनर पार्ट, अंदर की साइड में। तो अब यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि जो पोलर हेड होता है लिपिड्स का वो किस तरह से आउटर साइड में होता है, और जो टेल फॉर्म है, टेल फॉर्म्स जो हैं लिपिड्स की वो सारी अंदर की साइड होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol। तो इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। और क्या बोला है? नॉन पोलर जो टेल होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। मतलब कि बाहर की साइड नहीं है, जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की साइड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस एनवायरमेंट तो इस साइड होगा ना, ठीक है। तो एक्वस एनवायरमेंट से वो प्रोटेक्टेड है नॉन पोलर टेल, ठीक है। Next, later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrate। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड अलग होता है सबका, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन दोनों का रेशियो डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होता है। और ह्यूमन बींग्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द एराथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? जो आरबीसीज होते हैं, एराथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसीज को, उसमें क्या होता है? 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। सो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि आरबीसीज में कितना प्रोटीन होता है और कितना लिपिड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सट्रैक्शन, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। आप इंटीग्रल प्रोटीन ये देख सकते हैं अंदर की साइड है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो आउटसाइड में है, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स की लोकेशन क्या होती है? लाई ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन। सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन का ये सर्फेस है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन का सर्फेस है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane।
इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड होती हैं, अंदर की साइड होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो फिर से एक बार और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, आप देख सकते हैं ऐसा लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये होता है पोलर हेड, ये होता है पोलर हेड, और ये होता है टेल। ये हेड है और ये टेल है, ठीक है, पोलर हेड। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं ये सारे लिपिड्स हैं, ये वाले। और ये जो उनके जो टेल्स देखिए, ये दिख रहे हैं टेल्स, ठीक है, ब्लू एंड रेड, ये सारे टेल्स दिख रहे हैं। तो किस तरह से इनका अरेंजमेंट है, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफोबिक। और जो हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है कि ये वाटर लविंग होता है, ठीक है, ये होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग होता है। और क्या क्या होता है, लिपिड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, दो टाइप के प्रोटीन्स है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, और एक है पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहर की साइड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं शुगर अटैच्ड है, और यहाँ पे क्या अटैच्ड है, कोलेस्ट्रॉल अटैच्ड है। और मेन क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, उस वो क्या मेनली प्रेजेंट होता है, उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होता है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, आरबीसी में क्या होता है, 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है, ठीक है। मेन ये है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और इसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये इंपॉर्टेंट है, 1972 में, ठीक है, 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, हेल्प करता है ताकि प्रोटीन्स लेटरली मूव कर पाए, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो जो इसकी जो मेजरमेंट कैसे करते हैं मूवमेंट की, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। विद इन द मेम्ब्रेन अगर प्रोटीन्स मूव कर रही हैं लेटरली तो इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो ये किस वजह से होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इस वाले पैराग्राफ में लिपिड्स का क्वासी फ्लूइड नेचर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि वो फ्लूइड की तरह पूरी तरह नहीं है, ठीक है। कभी सॉलिड की तरह काम करती है और कभी लिक्विड की तरह, कभी फ्लूइड की तरह, मतलब लिपिड्स का जो नेचर होता है वो कभी सॉलिड की तरह होता है, ठीक है, और कभी फ्लूइड की तरह होता है। तो इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट फ्लूइड नहीं होता है लिपिड, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो इसकी वजह से प्रोटीन्स लिटरली मूव करती हैं, और जो एबिलिटी होती है मूवमेंट की प्रोटीन्स की उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, वो मेजर्ड करते हैं फ्लूइडिटी से। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। तो जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है वो उसके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। सो बहुत सारे इसके ये भी फंक्शंस आपको ध्यान रखने होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। सब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, तो अंदर बाहर भी कुछ ना कुछ तो आएगा जाएगा ना। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, किसी भी साइड में प्रेजेंट हो, चाहे इधर प्रेजेंट हो या इधर प्रेजेंट हो, कुछ ना आना जाना कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ से। तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सबको आने जाने नहीं देती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो उसमें आपको दो टाइप के ट्रांसपोर्ट याद करने हैं इस पैराग्राफ में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं, उसमें एनर्जी की नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पैसिव में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स, वाटर, दोनों ये सब डिफ्यूजन प्रोसेस से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आना जाना करते हैं मेम्ब्रेन से। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस से तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। अब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं नेचर में, तो अब हम लोग की लिपिड बाइलेयर तो नॉन पोलर है, तो वो नहीं जा पाते, तो उनको क्या चाहिए होता है? साथ में कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो उसको हेल्प कर सके ट्रांसपोर्ट करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration। तो इसमें एनर्जी लगेगी। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, बहुत सारे आयंस या मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लोअर टू हायर, तो इसमें एनर्जी लगेगी क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। तो उसमें वो एक ट्रांसपोर्ट, वैसा ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनको कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक, एनर्जी एटीपी यूटिलाइज होती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस, उसको सोडियम पोटेशियम पंप, इसका एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब आते हैं सेल वॉल में। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट्स। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। तो अब क्या होता है आपको? प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल होता है, प्लांट्स एंड फंजाई में, ठीक है। अब ये देख सकते हैं सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, तो ये क्या होता है? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल का क्या यूज होता है? सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप अप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। क्या क्या करता है सेल वॉल? शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज या कुछ भी इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि आउटर एरिया है, आउटर स्ट्रक्चर रिजिड है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी इसका काम होता है और प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ भी जो भी हमको मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड नहीं है सेल के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate। एल्गी की जो सेल वॉल होते हैं उसमें क्या क्या होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। तो दूसरे और बाकी चीजों में क्या होता है? दूसरे प्लांट्स में क्या क्या किससे बना था? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और एल्गी में किस चीज से बना होता है? एल्गी में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है एल्गी का, ठीक है, एल्गी का, और ये है नॉर्मल प्लांट्स का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। इसका मतलब क्या है कि यंग प्लांट सेल में की सेल वॉल में जो प्राइमरी वॉल होता है वो ग्रो करता है, तो धीरे धीरे जब मैच्योर होता है एक सेल तो प्राइमरी वॉल जो है डिमिनिश करता है और सेकेंडरी वॉल बन जाती है अंदर के साइड में, ठीक है, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन के साइड ऑफ द सेल में। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एक कार्बोनेट की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सबकी, और कैल्शियम पैक्टेट किसमें प्रेजेंट होता है? मिडिल लैमेला में, ठीक है। ये भी एक सेल वॉल का एक लेयर है, ठीक है। तो प्राइमरी
प्राइमरी हो गया, मिडिल लैमेला हो गया और सेकेंडरी, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। विच होल्ड्स और ग्लूज टुगेदर द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मिडिल लैमेला का क्या काम होता है, जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको वो लोग कंबाइन करके रखते हैं, साथ में रख करके रखते हैं, ठीक है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो यहाँ पे क्या है, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में एक बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स में। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट सेल में आपने प्लाज्मोडेस्माटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में गैप आप देख रहे हैं ना, ये है मिडिल लैमेला सेंटर वाली, ठीक है, मिडिल लैमेला, ठीक है। और ये जो गैप्स आप देख रहे हैं ना बीच बीच में, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा, ये बीच बीच में मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो बीच बीच में गैप्स आप देख रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ठीक है, होप दिस इज क्लियर। सेल वॉल इज क्लियर। सेल वॉल में हमने क्या पढ़ा कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। फंजाई एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेल शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को मैकेनिकल इंजरी से, डैमेज, इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, बैरियर की तरह काम करती है डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। एल्गाई में क्या क्या होता है, सेल वॉल में क्या क्या होता है, सेल्यूलोज, गैलेटन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरे प्लांट्स में कहते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो सेकेंडरी वॉल बन जाएगा। फिर मिडिल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ग्लू करके रखता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, बीच बीच में जो गैप्स होते हैं वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ठीक है। So let's start with endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system. मतलब कि कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उनके फंक्शंस, तो उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑर्गेनल्स हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system. तो कौन कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। इनके कनेक्शन नहीं है कोई भी कंपोनेंट्स, इसलिए इनका पार्ट नहीं है, ठीक है। इनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है आपस में, तो उसका पार्ट नहीं है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या पार्ट है और क्या नहीं पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप डायग्राम देख सकते हैं 8.5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, और दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ वाले में, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनको चलो डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm that is called as endoplasmic reticulum। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज में देखा कि बहुत सारा एक रेटिकुलम मिलता है, नेटवर्क मिलता है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। आप देख सकते हैं फोल्डिंग्स यहाँ पे किस तरह से स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal cytoplasm compartments। इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो डिवाइड करता है सेल के अंदर। कैसे डिवाइड करता है, दो डिपार्टमेंट में करता है। एक है जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट है, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट जो इसके बाहर है। जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा ना, कोई सेल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा सेल है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। The endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to the outer surface. Outer surface में आप राइबोसोम देख सकते हैं। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called as rough endoplasmic reticulum. मैंने आपको बताया rough endoplasmic reticulum में ribosomes होते हैं। In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called as smooth endoplasmic reticulum. तो ये डिफरेंस हो गया, smooth endoplasmic reticulum में ribosomes नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, इसलिए उसमें उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER, rough endoplasmic reticulum, is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. तो मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायरेक्टली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और सिक्रीशन में दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड में कौन हेल्प करता है सिंथेसिस में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन में करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स में क्या होता है? लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं SER में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ कमिंग टू गोल्गी apparatus. Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structures near the nucleus. Camillo Golgi ने क्या किया? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए थे न्यूक्लियस के पास। These were later called as Golgi bodies after him. साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ा है इनका नेम। They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. तो इसमें क्या होता है? बहुत ही फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं 8.6 गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर, डिस्क शेप्ड सैक्स हैं, ये सब प्रेजेंट हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो ये होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलली स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। The cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distant convex cysts or the forming phase. अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका समझ लीजिए कि ये गोल्गी apparatus का जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इधर पे है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर पे गोल्गी apparatus है। तो जो इसका ये वाला फेज है, सिस फेज को फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज, ये होता है न्यूक्लियस के साइड में। आपको समझ लेना है कि यहाँ पे एक तरह से एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मिंग फेज है, कॉन्वेक्स फेज है, सिस फेज है, ये होता है न्यूक्लियस की साइड में, ठीक है। और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज यहाँ पे इधर होता है। मैच्योरिंग फेज किधर होता है? कॉन्केव या ट्रांस या मैच्योरिंग फेज इस साइड पे होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की साइड ये होता है फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स या सिस फेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected. ये दोनों different हैं but they're always connected, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर है तो कनेक्शन तो होगा ही। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. इनका काम क्या था? पैकेजिंग मटेरियल का काम होता है, जो डिलीवरी करते हैं लोग या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर, या तो सिक्रीशन करते हैं बाहर, सेल के बाहर, ठीक है। दोनों तरह से ये लोग करते हैं। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी सामान को आना होगा तो वो इधर से ही आएगा ना, इधर से ही आएगा। ये पूरा यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे है गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus इधर है, तो जो भी चीज़ें आ रही हैं आते आते इधर ही सिस फेज से आते आते फिर मैच्योरिंग फेज से निकल जाती हैं। इस डायग्राम को आप इधर रख के समझिए। तो जो भी सामान आएगा वो पैकेज करेगा गोल्गी apparatus, फिर यहाँ से ये हो गया सिस फेज पहले पड़ेगा और यहाँ पे पड़ेगा लास्ट में ट्रांस फेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में जो भी मटेरियल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी आ रही चीज़ें वो क्या करती हैं? फ्यूज करती हैं सिस फेज के साथ और मूव करती हैं मैच्योरिंग फेज में। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, तभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इनको
पार्ट बोला जाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। तो बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। तो वो क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिस्टर्ने जो होती हैं गोल्गी apparatus की, वो उनको मॉडिफाई करती हैं। गोल्गी apparatus का काम है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये सारा इनका रोल होता है। तो यहाँ पे मॉडिफाई करती हैं, फिर यहाँ से निकल जाता है ट्रांसफेज। इस फेज में उनका प्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन हो के ट्रांसफेज से निकल जाता है, ठीक है। जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ चला जाएगा। गोल्गी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आपको लर्न करना जी जी जी। गोल्गी apparatus है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। नाउ होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू लाइसोसोम्स। ये तो बहुत छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus, ठीक है। पैकेजिंग के प्रोसेस में फॉर्म होते हैं गोल्गी apparatus में स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जो भी लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, सबसे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के एंजाइम कैटेगरी है, इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच में ये लोग एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। आपको उससे समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोलाइजेस है तो किसको डाइजेस्ट करेगा, वाटर। लाइपेज है तो लिपिड को, प्रोटीज है तो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये सारे एंजाइम्स जो है इन सबको डाइजेस्ट करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स है तो न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो इसका ये रोल होता है। नाउ कमिंग टू वैक्यूल्स। वैक्यूल का क्या काम होता है और वैक्यूल क्या होता है। इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो सेल को नहीं रिक्वायर्ड होती तो अंदर अपने रखता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल का मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में भी देखा था। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब 90% स्पेस ले लेता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. इसका क्या काम होता है टोनोप्लास्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, एंड अदर मटेरियल्स इनटू द वैक्यूल के अंदर लाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आयंस आते हैं एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। हैंस द कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक वैक्यूल है समझ लीजिए, और ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लांट सेल के लिए, ठीक है। प्लांट सेल्स में होता है, ये प्लांट सेल का है, ये वैक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली मतलब वैक्यूल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे लो होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। मतलब कि साइटोप्लाज्म में लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है। अब अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या काम, मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस करना, ठीक है। इन मैनी सेल्स एज एन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। बहुत सारे फूड प्रोटिस्ट में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपने अगर अमीबा वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा फूड वैक्यूल्स का काम होता है इंगल्फ करना फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, प्रोटिस्टा में। फिर नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल इज माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल इनटू द माइक्रोस्कोप, ठीक है। इजिली हम लोग नहीं देख सकते हैं अगर उसको प्रॉपर स्टेन नहीं मिलता है। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग
सेल में अलग अलग नंबर होते हैं किसके अपने उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। शेप एंड साइज भी अलग होता है इनका। इट इज ए सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप, ये इंपॉर्टेंट है। सॉसेज शेप होता है या सिलेंड्रिकल शेप होता है। इनका डायमीटर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ इज 1 से 4 माइक्रोमीटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा 3D में दिया, यहाँ पे मैंने भी एक बना दिया है। मैं आपको एक बार ऐसे बता देती हूँ क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टे प्रेजेंट होता है और अंदर होता है मैट्रिक्स, यहाँ पे होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये हो गया मैट्रिक्स, अंदर वाला जो होता है मटेरियल। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जब ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, ये वाली फोल्डिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। 2 टाइप से डिवीजन हो गया है, मतलब उनका कहने का है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है ये, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स होता है, डेंस होमोजेनस लिक्विड सब्सटेंस होता है। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called as the cristae, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स एक लिमिटिंग बाउंड्री बना देता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टे, और सिंगुलर में क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। द क्रिस्टे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे का क्या काम होता है, सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अपने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के अकॉर्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हैंस उनको क्या बोलते हैं, पावर हाउसेज ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन एटीपी के फॉर्म में सेलुलर एनर्जी और पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स आल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, बाय फिजन प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन प्रोसेस। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स में प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट भी आता है, जो आपको पता होगा। दीज आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, ठीक है। ये लार्ज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, वो इजली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ठीक है। They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plants. प्लास्टिड्स के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, तो वही प्रॉपर कलर देते हैं प्लांट्स को। तो किस टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उस हिसाब से 3 में डिवाइड किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के प्लास्टिड्स। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, तो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, फैट सोल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट लाइक कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है एंड अदर्स, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्युबल carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange और red color. तो उसकी वजह से ये सब कलर्स उनको मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट को। द ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, इनको कलरलेस प्लास्टिड्स बोला जाता है, और वेरीड शेप्स एंड साइजेस विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या है, जैसे माइलोप्लास्ट है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च, एग्जाम्पल इज पोटैटो।
एलाइयोप्लास्ट होता है स्टोर करते हैं ऑयल। ऑयल से आप एल एल है एलाइयो ऑयल, यहाँ से याद रखना। अमाइलो मीन्स स्टार्च, ठीक है। एंड फैट्स, एलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज द ल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि अलग शेप एंड साइज के होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट में होता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च, एग्जाम्पल इज पोटैटो। एलाइयोप्लास्ट में स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज ल्यूरोप्लास्ट कंटेन प्रोटीन, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे सैक्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे सैक्स, ये फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। और सारे थाइलाकॉइड, एक दो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं पूरा ग्रैनम। पूरा जो ये कंप्लीट है इसको बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, ग्रैना। और यह है स्ट्रोमा। ये जो मटेरियल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा है, और दो ये अटैच्ड हैं जो आपस में, उनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। दो ग्रैना अटैच होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। चलिए इसमें पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स के, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, लेंस शेप्ड ओवल स्पेरिकल डिस्कॉइड या रेबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास में 1 होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट, हमेशा याद रखिएगा। और एक ग्रीन एल्गा अगर है तो उसमें 20 से 40 पर सेल इन द मीजोफिल। ग्रीन एल्गा में कितना था, 20 से 40 पर सेल होता है मीजोफिल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। जो ये इंपॉर्टेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called as the stroma। यहाँ पे हमने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मटेरियल था उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है। The space limited by the inner membrane. A number of organized flattened membranous sacs, मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। जो flattened sacs देख रहे हैं अभी, ये बहुत सारे छोटे छोटे, तो इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। फिगर में देख सकते हैं थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड एज ग्रैना। इसको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ग्रैना होता है। और द इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स भी बोल सकते हैं। In addition, there are flat membranous tubules called as the stroma lamellae। इसको बोलते हैं stroma lamellae। ये flat membranous tubules होती हैं connecting the thylakoids of the different grana। तो ये आपस में दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनको बोलते हैं stroma lamellae। The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen। जो थाइलाकॉइड की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। इसके अंदर ये देख सकते हैं, इसमें मेंशन ही किया है थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो इसका स्ट्रोमा है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए, ठीक है। इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या था, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए था। तो ये डिफरेंस रहता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। पूछते हैं इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर दोनों में है, बट इसमें सिंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है डबल। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड होता है क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में और क्या चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये तो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा ना, तो ये तो एक छोटा सा ऑर्गेनल है सेल के अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो वो है क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉलर होगा देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। होप दिस मच इज क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हो गई आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो इतना ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल ब्लास्टेड्स हो गए, हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, बस इतना सा ही बचा है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स and please like and subscribe to my channel, Neat Biology Zone. Thank you so much. Have a great day.